न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरासी और अब खबरें विस्तार से। अफगानिस्तान के पंजशीर घाटी में तालिबान और रेजिडेंस फोर्स के बीच भीषण जंग जारी है। इस बीच दोनों ने पंजशीर को जीतने का दावा किया है। तालिबान का कहना है कि अब पंजशीर पर भी उसका नियंत्रण हो गया है। वहीं पंजशीर पर जीत की खुशी में तालिबान ने काबुल में हवाई फायरिंग की है। इसमें 3 लोगों की मौत की खबर आई है और कई लोग घायल हुए। दूसरी तरफ रेजिस्टेंस फोर्स ने तालिबान के दावे को गलत बताया है। उसका कहना है कि तालिबान के खिलाफ बढ़त बना ली है। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर कहा है कि हमारी सेना तालिबानियों को डटकर उनका मुकाबला कर रही है। तो ये तमाम खबरें अफगानिस्तान से जो लगातार निकल करके सामने आ रही है। उन्होंने कहा है कि वे आतंकियों के निशाने पर हैं और इस खतरे के लिए उन्होंने, आपको बता दें, पाकिस्तान को आरोपित किया है। उन्होंने खुद के तजाकिस्तान भागने की खबरों का भी खंडन किया है। सालेह ने कहा है कि वे अभी भी पंजशीर में हैं और तालिबानियों से लड़ रहे हैं। से पहले तालिबान ने भारत को लेकर के बड़ा बयान दिया है। तालिबानी प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों को लेकर के टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अगर भारत मेरे देश में अल्पसंख्यकों के लिए आवाज उठाने का अधिकार खुद को देता है तो हमें भी भारत में अल्पसंख्यकों के लिए आवाज उठाने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए। सुहेल शाहीन ने कहा है कि मैं किसी सैन्य अभियान की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास विदेशी एजेंडा नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारा अन्य देशों में सैन्य रूप से हस्तक्षेप करने का इरादा और ना ही किसी और को दूसरे के खिलाफ हमारी धरती का इस्तेमाल करने की इजाजत है। समाजवादी पार्टी ने राजनीतिक बिसात बिछानी शुरू कर दी है। बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए सूबे में सपा नेता एक के बाद एक यात्राएं कर रहे हैं तो पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव खुद भी सियासी समीकरण दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के मौके पर भदोही में सपा शिक्षक सम्मेलन कर रही है जिसमें अखिलेश यादव शिरकत करेंगे। अखिलेश यादव भदोही के इनार गांव डुहिया में शिक्षक सम्मेलन से 2022 के चुनाव अभियान का आगाज करेंगे। इस दौरान अखिलेश यादव सपा शिक्षक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट के पूर्व कुलपति प्रोफेसर बी पांडे की पत्नी विमला देवी की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के 2 दिवसीय सम्मेलन के माध्यम से प्रदेश के 10 करोड़ के ओबीसी वर्ग को जोड़ने का कार्य शुरू करेगी। रामनगरी अयोध्या में 17 और 18 सितंबर को ओबीसी वर्ग का एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ आपको बता दें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल भी कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के माध्यम से एक नारा भी दिया गया है कि अब की बार 350 के पार फिर से योगी सरकार। इस सम्मेलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए गुरुवार को अयोध्या में बीजेपी की पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप और बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने अवध प्रांत के 14 जिलों के प्रभारियों के साथ बैठक की। 17 और 18 तारीख में आपको बता दें आयोजित पिछड़ा वर्ग सम्मेलन रूपरेखा तय की गई है। वहीं आपको बता दें कि AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी 3 दिन के दौरे पर उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयार ओवैसी इस दौरे की शुरुआत इस बार 7 सितंबर से अयोध्या से कर रहे हैं। ओवैसी ने बृहस्पतिवार को राज्य के 3 दिवसीय दौरे की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वो 7 सितंबर को फैजाबाद, 8 सितंबर को सुल्तानपुर और 9 सितंबर को बाराबंकी का दौरा करेंगे। उन्होंने यहाँ संवाददाताओं से कहा कि ये सिर्फ शुरुआत है, हम उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर जाएंगे। इसमें गलत क्या है, चुनाव आ रहे हैं, पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है, हमें लोगों से मिलना है, हमें लोगों के पास जाना है, हमें अपने कार्यकर्ताओं को और मजबूत करना है। वहीं केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को किसान महापंचायत है। इसमें संयुक्त किसान मोर्चा के 40 घटक संगठन शामिल होंगे। दावा है कि ये अब तक का सबसे बड़ा किसान जमावड़ा होगा। यहीं से मिशन यूपी की शुरुआत भी होगी। मुजफ्फरनगर में इस महापंचायत के आयोजन के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। पहला पश्चिमी यूपी का ये जनपद जाट लैंड होने के साथ किसानों का सबसे बड़ा सेंटर है। 6 महीने बाद यूपी उत्तराखंड
उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। इसका असर दोनों राज्यों पर पड़ेगा। किसान इस महापंचायत के जरिए 2 ट्रक कहना चाहते हैं कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से। आपको बता दें, किसानों ने साफ किया है कि 2 टूक उन्होंने कह दिया कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर के गुजरता है। यदि उनकी बात नहीं मानी जाएगी तो इस राह में वो मुश्किलें खड़ी कर देंगे। कहते हैं बारिश लोगों के लिए राहत लेकर के आती है, लेकिन दिल्ली वालों के लिए बारिश हर बार परेशानी का सबब बन जाती है। ज्यादा बारिश हो तो जल भराव की समस्या और गड्ढों की समस्या दिल्ली में आम दिखाई पड़ती है। 2 दिन दिल्ली में जमकर बारिश से प्रशासन और सरकार के तमाम दावों की पोल खुल गई है। इसका सीधा उदाहरण दिल्ली की वो सड़कें हैं जिनकी हालत खस्ता तो पहले से ही है, लेकिन बारिश के बाद इनकी शामत और आ गई है। वहीं 30 हजारी कोर्ट से आजाद मार्केट और फिल्मिस्तान की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढों की इसी बदहाली की ओर इशारा कर रहे हैं। सड़क के ज्यादातर हिस्से में 2-2 फीट के गड्ढे हो गए हैं और कुछ जगहों पर दरारें भी आ गई हैं। टोक्यो पैरालंपिक की शूटिंग में भारतीय पैराशूटर्स ने कमाल कर दिखाया है। मनीष नरवाल ने गोल्ड पर कब्जा किया है, जबकि सिंहराज ने सिल्वर जीता है। P4 मिक्स 50 मीटर पिस्टल SS1 फाइनल में मनीष नरवाल को 218.2 का स्कोर मिला है। पहला स्थान उन्होंने हासिल कर लिया है, वहीं सिंहराज दूसरे स्थान पर रहे हैं। भारत के पदकों की संख्या अब 15 हो गई है। ये दोनों पैराशूटर्स फरीदाबाद के रहने वाले हैं। क्वालिफिकेशन में सिंहराज 536 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रहे थे, जबकि मनीष नरवाल 7वें नंबर पर रहे थे। इसके साथ ही टोक्यो पैरालंपिक में 19 साल के मनीष नरवाल ने तीसरा गोल्ड मेडल दिलाया है। इससे पहले आपको बता दें कि अवनी लखेरा और सुमित अंतिल ने स्वर्ण पदक दिलाया था। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़।